जो हम यहाँ इस एक्ट में अमेंडमेंट यहाँ पे प्रस्तुत की हैं, इसमें 16 माननीय सदस्यों ने अपने यहाँ पे विचार रखे और सबकी भावना यही है मूलतः कि जो डिजास्टर की वजह से हिमाचल प्रदेश में नुकसान होता है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इससे पहले पिछले दिन तक 39 घंटे तक लगभग 30 माननीय सदस्यों ने जो बरसात से नुकसान होता है उसके ऊपर चर्चा में हिस्सा लिया। उसमें भी सभी का कंसर्न यही था कि किस तरह से, क्योंकि डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका जो होने वाला नुकसान है उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकें, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। और ये ऐसी चर्चाएं जो हैं हर बरसात के समय या बरसात मानसून सेशन जब होता है तो इसमें हर साल इस तरह की चर्चा होती है और सभी माननीय सदस्य जो हैं अपने अपने इलाके के में हो रहे नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में ना सिर्फ इस हाउस के माननीय सदस्य जो हैं अपने सुझाव देते हैं, बल्कि हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट से भी ये डायरेक्शन जो हैं पिछले साल एक PIL थी, उसमें 2023 के फर्स्ट मंथ में जो था वो डायरेक्शन आई थी कि जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलेट किया जाए। तो उनकी डायरेक्शन को भी जो है फॉलो करने के लिए ये अमेंडमेंट जो है यहाँ पे लाई गई है। ये कोई नया बिल नहीं है, ये पुराना जो हमारा एक्ट है उसमें अमेंडमेंट जो है उसको लाया गया है, जो सिलेक्ट कमेटी के लिए आप बात कह रहे थे। और क्योंकि नया बिल होता तो उसको सिलेक्ट कमेटी की हम बात कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि पुराना बिल है उसमें जो है सिर्फ अमेंडमेंट है। और जो पहले प्रोविज़न था ये था कि 2500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का जो प्लॉट एरिया है उस पर ये लगती थी। अभी इसमें इससे जो दो माननीय सदस्यों ने जो बात कही, श्री बलवीर वर्मा जी ने और श्री आशीष बुटेल जी ने, आपका ये पॉइंट जो है बड़ा वैलिड है और ये चीज़ मैंने पहले अधिकारियों से डिस्कस करी है। और इससे हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचली हैं और जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपने ठीक कहा कि अगर उसमें 100 स्क्वायर मीटर भी करेंगे तो भी इसके दायरे में आता है, जिसका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। तो इसका हम रूल्स में प्रावधान करेंगे, वो पावर सरकार विभाग के पास रहती है कि रूल्स में इस तरह का हम नोटिफाई करेंगे कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचली हैं और जिन्होंने लैंड बाय की है, जिनके पास लैंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी। वहाँ हम जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर का फ्लोर एरिया कंसीडर करेंगे। दूसरा, जो बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपना चिंता व्यक्त की, क्योंकि जो TCP एक्ट है, ये बात सही है कि पीपल फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कतें जो हैं अपने नक्शे को पास कराने के लिए आती हैं। इसमें जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे वो आप हमें लिखित तौर पे दें, उनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, किस तरह से हम इसको यूज़र फ्रेंडली जो है वो बना सकें इसके बारे में। क्योंकि ये सिर्फ इस अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल जो आपके TCP के कानून हैं उससे संबंधित बातें आपने कही हैं। और जो यहाँ पर रणधीर शर्मा जी ने जो है बात कही, अब इनने विरोधाभासी बात कह दी कि एक तरफ तो कहा कि रेगुलेट करना भी ज़रूरी है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, दूसरी तरफ आपने भी कहा कि इसको लाना भी नहीं चाहिए जल्दबाजी में। तो हाँ, सिलेक्ट कमेटी का, क्योंकि ये न्यू बिल नहीं है, ये अमेंडमेंट है, इसलिए इसको और अमेंडमेंट की बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। चलो मैं अपनी बात रख लेता हूँ, फिर इस हाउस के लिए हम ओपन करेंगे। तो ये जो बात कही है, ये जो 3.5 स्टोरी से ऊपर का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, और जो आउटसाइड प्लानिंग एरिया है वहाँ पे 600 स्क्वायर मीटर से ऊपर जो है वो जो प्लॉट एरिया है उसके ऊपर भी ये लागू होती है। तो ये पहले से ही प्रोविज़न है।
ये कोई नई बात नहीं है। जो प्लिंथ एरिया है 600 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा पे पहले ही एप्लीकेबल है और 3.5 स्टोरी के ऊपर भी एप्लीकेबल पहले से है। एक मिनट, लेट हिम रिप्लाई। लेट मी कंप्लीट माय वर्जन। और दूसरा जो यहाँ पे आपने कंसर्न शो किया है, माननीय जयराम ठाकुर जी ने भी जैसे कहा कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हैं, और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी कहा, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये सुझाव अच्छा है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम कांगड़ा, कुल्लू और शिमला 3 जिलों की जो है रीजनल प्लानिंग जो है वो करवा रहे हैं, उसका काम शुरू कर दिया है। तो रीजनल प्लानिंग में बहुत सारी इश्यूज जो हैं उनको सेटल किया जाएगा, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। और दूसरा जो आपने चिंता व्यक्त की कि नदी नालों के नज़दीक जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसको पहले से ही ये गाइडलाइंस हैं कि नाले से 5 मीटर तक जो है कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, खड्ड से 7 मीटर तक नहीं है, और जो रिवर है उससे 25 मीटर तक नहीं है। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली जो है वो एनफोर्स करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वायलेशन बहुत ज़्यादा है। या पहले से ही कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा वायलेशन के अंतर्गत हुई है। जो सुधीर शर्मा जी ने सुझाव दिया HFL वाला जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, उसको भी एनफोर्स करने की जरूरत है, उसको इनकॉर्पोरेट जो है उसके बाद इसको करेंगे। क्योंकि कई बार जो है फ्लैश फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान जो है हमारी संपत्ति का और जान माल का होता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब इस साल भी हमने देखा कि ओवरऑल जो है रेनफॉल कम हुआ है, लेकिन जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे ये डेंजरस प्रूव होता है। तो इससे निपटने के लिए जो है नदी नालों के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और जहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ पे नुकसान होता है। हम अगर पुराने सिस्टम को देखें, क्योंकि आप सब गाँव में जाते हैं, गाँव में आपने देखा होगा जितने पुराने गाँव हैं, और वी शुड अप्रिशिएट विजडम ऑफ आवर एंसेस्टर्स। उनकी प्लानिंग बिना कानून के हमसे बेहतर थी। जहाँ पुराने घर बने हैं वो सब एक डेडिकेटेड लैंड थी फॉर हाउसिंग। आबादी देश को कई जगह बोलते हैं, कई जगह लाल डोरा जमीन बोलते हैं। तो हाउसिंग जो है उसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में होती थी। हर कहीं जो है उसी हम घर नहीं बनाते थे, हमने उसको छोड़ दिया। जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने जहाँ जगह मिली वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए। फिर हमारे रास्ते का झगड़ा शुरू हो गया। हमारे वहाँ पे अगर बिजली की लाइन भी ले जानी है तो लोग उसको भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी सुविधाएं देने की तो बड़े दूर की बात है। हम शहरों में भी देखते हैं कि जो TCP एक्ट एनफोर्स होने से पहले, हालांकि वहाँ पे म्यूनिसिपल एक्ट लगता है, अब हमारे शिमला में ही अगर देखें तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पैदल जाने के लिए भी रास्ते नहीं है, और वहाँ पे कई जगह झगड़े हैं। इन झगड़ों को भी मिनिमाइज करने के लिए जो है हमारा TCP एक्ट जो है वो हमारी मदद करता है। और पुराने गांव की जैसे मैं जिक्र कर रहा था, हर पुराना गांव का अगर आप देखें, हमारा आर्किटेक्चर लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको एक जैसा देखने को मिलता है। जो पुराने घरों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो लकड़ी के थे, चाहे पत्थर हमने उसमें यूज किया था। पुराने गांव विलेजेस, द ओल्ड विलेजेस, पुराने जो गांव थे, हाँ ओल्ड विलेजेस सर। तो अच्छा, दूसरा जो घर थे वो अपोजिट फेसिंग होते थे, मतलब एक का फेस दूसरे के फेस के सामने सामने था। कोई ऐसा घर नहीं होता था कि एक का फेस है और दूसरे का बैक साइड उस साइड है। तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे कोर्ट यार्ड थे वो डबल हो जाते थे। लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होती थी, हवा की अच्छी व्यवस्था होती थी। कॉमन यूज की लैंड जो थी हर गांव के आसपास होती थी, चाहे वो हम उसमें प्लेटफॉर्म बनाते थे, पशुओं को चराते थे। और गाँव को जोड़ने के लिए जो था वो, जहाँ पे आज बहुत सारी सड़कें बनी हैं, हमारे उसको जो है वो काफ़ी वाइड, 1 जरेब 2 जरेब जो थी वो उसके लिए प्रोविजन रखा होता था पशुओं को ले जाने के लिए या रास्तों के लिए, रास्तों के लिए, जहां आजकल बहुत सारी सड़कें बनी। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बिना कानून के बेहतर प्रबंधन किया था। और आप देखते हैं कि जहां घर बने हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह बनते थे जो एरिया सेफ होते थे। अभी अनुराधा जी ने सही बात कही कि बुजुर्गों को पता था कि अवलांचे के प्रभावित एरिया कौन सा था, तो वहां घर नहीं बनते थे। हमारे यहाँ भी देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया थे वहाँ घर नहीं बनते थे। अभी पिछले साल भी मैंने अपने एरिया में भी देखा, आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो न्यू सेटलमेंट्स हुई हैं, खास करके उन लोगों को जिनको नौतोड़ मिली है या उन्होंने बाद में ज़मीन खरीद के वहाँ घर बनाए, ज़्यादातर वो प्रभावित से हुए हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसमें बहुत सारा जो है रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं।
तो उसका तो अभी इमीडिएटली जो है सारा टेकअप नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे वैसे उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और हाई राइज बिल्डिंग का भी सुझाव बहुत अच्छा जो है माननीय सदस्यों ने दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद जहाँ पे जितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी उस एरिया की होगी उसके ऊपर जो है उसको भी अलाउ करने की जो है वो हम सरकार के सामने जो है बात को रखेंगे। और इसके बाद जो माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो ज़्यादातर लोग इसलिए इसमें डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम छोटा घर भी बनाएंगे तो उसके ऊपर भी जो है ये कानून लगता है। तो इसमें बहुत सारी एग्जम्पशन दे रखी हैं। यहाँ पर जो है जो 600 स्क्वायर मीटर से नीचे का एरिया है वो प्लानिंग एरिया से बाहर अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। किसी ने घर की रिपेयर करनी है ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। अगर किसी ने 100 स्क्वायर मीटर तक का कोई दुकान बनानी है, कोई आपने जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है उसको बनाना है, तो सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं। उसके लिए आपको टीसीपी का जो है वो कानून आपके ऊपर नहीं लगता है। तो ये एग्जेम्पशन जो है उसके साथ ये टीसीपी एरिया के अंदर दी है जो एग्जेम्पशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और हमारी तो कोशिश ये है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश का एक डेवलपमेंटल प्लान बनाएं, जिसका आप सब ने इनडायरेक्टली जो है रेफर किया है। और डेवलपमेंटल प्लान बनता है तो हम जोनिंग कर सकते हैं कि कौन सा एरिया सेफ है, कौन सा एरिया सेफ नहीं है, कौन सा एरिया हमारा ग्रीन एरिया होना चाहिए, कौन सा एरिया ग्रीन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हम कहाँ सड़क प्रपोज करते हैं वो भी उसमें आना चाहिए। कहाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है अपनी जो आने वाले समय में जो है व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया प्रपोज करते हैं, कोई मार्केट प्रपोज करते हैं, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे रीजनल प्लानिंग के अंडर आएंगी और बाद में जो डेवलपमेंटल प्लान उसके बाद बनेंगे उसके अंदर आएंगी। तो मैं जो है सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, क्योंकि ये कोई ओरिजिनल बिल नहीं है, पुराने बिल में जो है ये संशोधन किया है। और जो वैलिड आपने पॉइंट्स दो उठाए थे माननीय सदस्यों ने, वो हमने एड्रेस उनको किया है। वो पहले ही रूल्स में उसको हम नोटिफाई करेंगे, वो जो मैंने उसका जिक्र आपके सामने किया। थैंक यू।